दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सुरेंद्र वत्स सर की जगह ये नया व्यक्ति कौन आ गया है। जैसा आप जानते हैं कि सेकंड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सीरीज का आज चौथा और आखिरी एपिसोड है और आखिरी इंटरव्यू है। ये सीरीज हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट की थी ताकि आप लोगों तक डायरेक्ट सेलिंग की पावर और डायरेक्ट सेलिंग का विजन पहुंच सके। और इसी सीरीज के फाइनल एपिसोड के लिए और चौथे एपिसोड के लिए सुरेंद्र वत्स जी ने सोचा, जब सेकंड जनरेशन इंटरव्यू देने के लिए आ सकती है तो सेकंड जनरेशन इंटरव्यू लेने के लिए क्यों नहीं आ सकती। सो हियर आई एम, माय नेम इज विशाल वत्स एंड आई एम द प्राउड सेकंड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरीके से आपने अपने चैनल को प्यार दिया, इसे सब्सक्राइब किया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको कहीं सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डायरेक्ट सेलिंग की पावर और डायरेक्ट सेलिंग का विजन आप तक और आपकी टीम तक पहुंचता रहे। आज के इस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और इसी एक्साइटमेंट के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं द फाउंडर एंड होस्ट ऑफ चैट विद सुरेंद्र वत्स, मिस्टर सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सो मच विशाल। ये हमारा 124th एपिसोड है और इससे आगे वाला जो एपिसोड होगा हमारा वो स्पेशल एपिसोड है 125th 125वां एपिसोड। लेकिन आपने 124वें एपिसोड को बहुत खास बना दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली तो खास इसलिए बना दिया कि आपने इसको शुरू किया, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में आ रही हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं एक ऐसे लीजेंड से जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, और उन्होंने न केवल मात्र अपनी डाउनलाइन को, अपनी कंपनी और अपनी टीम के लोगों को प्रभावित किया है, अपितु पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने प्रभावित किया है। और बहुत सारे लोग उनसे प्रेरित होते हैं, फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक बार फिर सब मिलकर आमंत्रित करें एसपी बहारिल सर को। बहारिल सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और आइए अब हम लोग आमंत्रित करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को। बहारिल सर से तो हम जैसे लोगों ने, यानी फर्स्ट जनरेशन ने बिजनेस सीखा है, प्रेरित हुए हैं, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यूथ के लिए इंस्पिरेशन का काम बने हैं, एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने, और आने वाले लंबे सालों तक क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है, वो यूथ से इस प्रकार कनेक्ट करते हैं, वो करते ही रहेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें सर्वज्ञ बहारिल जी का। सर्वज्ञ, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर, विशाल भाई, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़े सर, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। आप दोनों का हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था और उसको बहुत ज्यादा देखा गया सर लोगों के द्वारा। जनरली जब हम कमिंग सून का एपिसोड कोई भी डालते हैं तो यही कोई 2-2.5 हजार लोग उसको वॉच करते हैं, लेकिन आपका एपिसोड में इसमें देख रहा था 5000 से ज्यादा लोगों ने उसको अभी तक वॉच किया है, और लगभग 170-80 लोगों ने उस पर कॉमेंट्स दिए हैं अपने। तो कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं। उपेंद्र सिन्हा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के राम व लव आ रहे हैं। टीम आर्या ऑफिशियल ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ज्ञाता आ रहे हैं। पवन जांगीर ने लिखा है, लीडर ऑफ कमिटमेंट, लीडर ऑफ ड्रीम्स, लीडर ऑफ पैशन, लीडर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लीडर ऑफ क्रिस्टल क्लियर हार्ट, वी सल्यूट यू सर। श्याम सिंह ने लिखा है, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आर कमिंग। हेमंत कुमार सैनी ने लिखा है, 2 रॉक स्टार आर कमिंग। और मोहम्मद खुर्शीद कुरैशी ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग आ रहे हैं। ये तो लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है हमारे लिए सुरेंद्र, इसलिए लोग इतनी बात कर रहे हैं। हमारे साथ वैसा कुछ नहीं है, और जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया 99 में, तब ये सोचा भी नहीं था कि लोग इतना प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री में, और लोग इतनी मोहब्बत हमारे साथ करते हैं और करेंगे, ये पता भी नहीं था। हम तो बस यूं ही शुरू कर लिया था क्योंकि कुछ चीज़ें अट्रैक्ट की इस इंडस्ट्री में, एक रेजिडुअल इनकम है, बहुत सारा पैसा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो शुरू कर लेना चाहिए बस। और बाकी सब कुछ इतना सारा है, ये तो पता भी नहीं था, वास्तव में नहीं पता था। तो हम लोगों के शुक्र गुजार हैं, लोगों के शुक्र गुजार हैं जो लोग इतना प्यार करते हैं, और इसलिए ही इस इंडस्ट्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ कि कुछ बन सके अगर लोगों के लिए तो हम करें।
आपका जो जलवा है ना सर, वो अलग ही है। जब हमने फ्रेंड्स मीट 2020 किया था तालकटोरा स्टेडियम में, और मुझे वो पल हमेशा याद रहता है कि प्रोग्राम चल रहा था और आप बहुत ज्यादा व्यस्त थे, उसके बावजूद जब आए और जैसे ही आपने स्टेडियम में एंटर किया तो वहां का जो माहौल था तो वो एक अलग तरह से परिवर्तित हो गया था। तो वो दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री किस प्रकार से आपसे प्यार करती है, और आपने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सर। एग्जाम्पल सेट किए हैं आपने, और सर्वज्ञ ने आके उस पे चार चांद लगाने वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ कर दिया है इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, और पहला मेरा प्रश्न है सर, और वो प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में दो जो मुख्य कलाकार थे, एक कादर खान थे और एक थे महमूद। तो कॉमेडियन मूवी थी एक, जैसे पुरानी फिल्मों में हमने देखा है, सर्वज्ञ ने तो शायद वो फिल्में देखी है, नहीं देखी, आई डोंट नो, कि उस फिल्म में दोनों के अपने गैंग बने हुए थे, स्मगलिंग का काम करते थे दोनों, और मतलब कभी उसने उसको पकड़ा, उसका सामान ले लिया, तो उस प्रकार का उसी में कॉमेडी थी एक्चुअली। तो एक बार क्या होता है, महमूद के लोग कादर खान को पकड़ लेते हैं, और पकड़ के जैसे यहाँ पे उसको एक ने पिस्तौल लगा रखा है, 4-5 लोगों ने बंदूक लगा रखा है उस पे, तो ऐसी पोजीशन में वो उसको वहां पे लेके आते हैं जहां पे महमूद अपने उस पे एक खंडरनुमा जगह पे बैठा हुआ है, ऊंची सी जगह पे। और जब वो देखता है कि कादर खान को लेके आया जा रहा है तो बड़ा खुश होता है और ठहाका लगाता है और कहता है, पधारिए पधारिए पधारिए। तो कादर खान बहुत मासूमियत से कहता है, पधारा नहीं हूं, पधरवाया गया हूं। तो मेरा प्रश्न आप दोनों से है कि सर्वज्ञ को पधरवाया गया है या सर्वज्ञ पधारे हैं डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है सर, मैं पहले बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर पापा कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कब मैं कैसे आया और पधवाया गया या पधारा, ये पापा बताएंगे। पर चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए यहाँ पर हम पधारे या पधवाए गए उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो बहुत क्षमा, और आपसे क्षमा, विशाल से क्षमा, और पूरी ऑडियंस से क्षमा कि सुरेंद्र सर हमारे पीछे कई महीनों से हैं, और कितनी बार टाइम सेट हुआ और कैंसिल हुआ, पर मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं दिल से आज सबके सामने ही कि हमने समय देने में कहीं ना कहीं देरी कर दी बहुत, और बहुत दिनों बाद आपके समक्ष आ रहे हैं। पर मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चैनल को, आपकी सोच को, एक निस्वार्थ भाव से जो इंडस्ट्री के लिए आप कर रहे हैं, तन मन धन से, धन भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। लोग सोचते होंगे पता नहीं यूट्यूब से कितने लाखों रुपए आ जाते होंगे, पर मुझे पता है कि वो कोई मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र सर जिस लेवल पर हैं, जो पैसा वो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग से बना रहे हैं, ये उसी का कुछ भाग इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि पूरी इंडस्ट्री एक साथ हो सके। यूट्यूब से कोई कमाने का उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानता हूं उनको, और इसीलिए दिस फीलिंग इज म्यूचुअल। बट उसके लिए सबसे पहले क्षमा कि हम देरी से यहाँ पर उपस्थित हुए। अब पापा बताएंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि पधवाया गया या पधारा। देखिए, आज के जमाने में आप किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी बेटे को या किसी को भी जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते, ना ला सकते हो। मैं से ऐसे कहता हूं कि आप रोल मॉडल बनते हैं जब हजारों लाखों लोगों की इस इंडस्ट्री में, और अपने बच्चे के रोल मॉडल ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं सुरेंद्र के, मैं नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के कमरे में किसी मसल फुलाते हुए फिल्मी हीरो के फोटो लगें, या अर्धनग्न किसी लड़की के फोटो लगें, या हेलमेट पहने हुए किसी क्रिकेटर के फोटो लगें। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चों के कमरे में उनके पेरेंट्स के फोटो लगें, क्योंकि वे उनके रियल हीरो होने चाहिए। अब यहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या वे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उनके बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल माने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एबिलिटी होने के बावजूद भी, कि कोई अपने आप को ऐसा प्रूव कर सके कि उनके बच्चे या उनकी नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को, वो उन्हें रोल मॉडल माने। लेकिन सौभाग्य इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कि जब हजारों लाखों लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, जब हजारों लाखों लोग आपको जब फॉलो करते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं कि आपके बच्चे भी आपको रोल मॉडल माने, और आपने ऐसा कुछ काम किया है जिससे भी आपको अपनी लाइफ का हीरो माने। हमने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा तब ये सब बातें हमें पता नहीं थी, लेकिन जब करते 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 हम यहाँ तक पहुंचे तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों को भी ये लगा कि यार पापा ने कुछ काम ऐसा किया है।
और मैं अगर अपने बच्चे का रोल मॉडल नहीं हूं तो हजारों लाखों लोगों का रोल मॉडल नहीं बन सकता। और जब इन्होंने बचपन से सर्वज्ञ ने ट्रेनिंग अटेंड की, जब बचपन से इन्होंने वो पीएम में बुक्स पढ़ना शुरू की, जब घर में माहौल देखा, वातावरण देखा, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए दिखी, तो ये आकर्षित तो था इस इंडस्ट्री के लिए कि नहीं मुझे करना तो यही काम है। लेकिन हम जहाँ पहले थे वहां शायद वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये उतना आकर्षित हो सके कि यार ऐसे ही पापा सब कुछ अगर ऐसे ही चलने वाला है तो आपकी जिंदगी के तो लग गए 12 साल, अब मैं भी अपने लगा दूं क्या। और हमने वो सोच समझ के जब एक बहुत बड़ा डिसीजन किया और जहां मैं 12 साल काम किया उसको छोड़ा, इस वजह से कि हमारे कुछ फंडामेंटल मैच नहीं कर रहे थे। तो हमने सर्वज्ञ से कहा कि बेटा अब अगर बदलाव का समय आया है तो फिर तू क्यों नहीं। अब मुझे इसकी कोई ड्रीम एक्सरसाइज करने की जरूरत तो थी नहीं, तो इसको भी लगा कि नहीं ये करना ही चाहिए, आना ही चाहिए। और फिर ये यूके गया और यूके में इसने अपनी मास्टर्स की वॉरिक बिजनेस स्कूल से, और वहां पे सारा एक्सपोजर इसने लिया, सब कुछ। अब रोल्स रॉय की फैक्ट्री में भी विजिट करके गया, कोकोला का वाइस प्रेसिडेंट इसको पढ़ाने आ रहा है, और सारे बिजनेस स्टडी करे, और ये बिजनेस स्टडी ऑलरेडी कर चुका था। तो इसने फिर जो एक रिसर्च पेपर तैयार करना होता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग पर किया, तो और एक्सपोजर हो गया। तो सोच के तो ये आया था कि मैं तो पता नहीं कुछ आप कंपनी खोल लूंगा, फलाना करूंगा, टीम का करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने इसे 2-3 बातें कही। मैंने कहा बेटा एक बात बता कि तू सब कुछ कर लेगा, मैंने अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल किया और मैं गड्ढे से लेके यहाँ तक आया, तो तू भी अपनी लाइफ में उतना स्ट्रगल करेगा। क्यों? मैं तो नहीं चाहता हूं कि जितना स्ट्रगल मैंने किया उतना तू करे। अगर मैं गड्ढे से लेके यहाँ तक किसी चीज को लेके आया हूं तो यहाँ से आसमान तक ले जाने का जिम्मेदारी तेरी है। और अगर बेटा तूने दूसरा कोई काम कर लिया तो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा तुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे स्ट्रगल का फायदा तुझे मिलेगा ही नहीं। तो बात तो समझ में आई। और एक कदम भी अगर उल्टा पड़ गया तो तेरी जवानी के 20 साल निपटेंगे और मेरा बुढ़ापा खराब होगा। और फिर इसको भी समझ में आ गई कि दुनिया के सारे बिजनेस स्टडी करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि देख लिया ना सब कुछ। और इस लॉकडाउन ने तो और प्रूव कर दिया, इस लॉकडाउन ने तो प्रूव कर दिया। और ये बात इसकी समझ में आ गई कि इतना पैसा हम और कहाँ बना पाएंगे जितना पैसा यहाँ पर है। और बहुत अच्छा रहा वो डिस्कशन हमारा हुआ, नहीं तो आदमी के मन में वो एक वो फुंतरू पैदा होते रहते। अच्छा रहा वो फुंतरू खत्म हो गए और वो समझ में आ गया। इसने क्या सोचा वो सर्वज्ञ बताएगा। और आज मैं इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, 24 घंटे साथ में बिजनेस बिल्ड करते हैं। हमारी कंपनी एक है, हमारे माहौल एक है, एटमॉस्फेयर एक है, धंधा एक है, बिजनेस एक है, घूमना एक है। तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मतलब ये वैसी बात हुई सर, जैसे जब हम शादी करते हैं जनरली तो ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई सेम प्रोफेशन के आपस में मिल जाएं बच्चे, तो दोनों के विचार मिलेंगे। लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर ढूंढते हैं, लड़का टीचर है तो लड़की टीचर ढूंढते हैं। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा पहलू बताया कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बच्चों को लेके आ जाएंगे तो फिर न तो बाहर से दोस्त ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, और जो एक शिकायत रहती कि यार बच्चे टाइम नहीं देते हैं और अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो उस समस्या का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है और आप उस चीज को महसूस कर ही पा रहे हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया तरह से, बहुत अच्छे तरह से महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं सर्वज्ञ आपसे एक मानता हूँ। यस सर प्लीज। हाँ, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को इस बात के लिए, वरना तो फिर इसके इंटरेस्ट अलग होते, मेरे अलग होते, इसकी पत्नी के अलग होते, मेरी पत्नी के अलग होते, हमारे सबके इंटरेस्ट अलग होते, माहौल अलग होता, टाइम अलग होता, फ्रीडम अलग होती। क्या 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 खास फ्रीडम हम एंजॉय करते अलग 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 होते। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ लोगों को जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और उनको जिनको जो बच्चों को लेके नहीं आ रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता और इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती इस धरती पर। ग्रेट सर, मैसेज बहुत लाउड और बहुत क्लियर है सर। हाँ, सर्वज्ञ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसको, जब बिजनेस में आया वो सर्वज्ञ बताएगा। जी सर्वज्ञ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जब ये तय हुआ कि आप डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर आप लेने वाले हैं, तो वो मतलब 50-50 तो रहती नहीं चीज, कहीं 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है ना। तो झुकाव किसका ज्यादा था? ऑब्वियसली पापा को तो था ही, पापा तो चाह रहे थे कि भाई आप आए, उनकी तरफ से प्रपोजल गया होगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा क्या ये डिसीजन लेने के लिए कि नहीं पापा ठीक कह रहे हैं और मुझे आना चाहिए? ये प्रश्न मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि
बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि जो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और जिसके पास में विजन क्लियर है, तो वो बिल्कुल मानता है कि इससे बढ़िया कोई विकल्प है नहीं। लेकिन बच्चे उस प्रकार से, चूंकि उन्होंने देखा नहीं है चीजों को, अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो शायद उनको वो दिखाई नहीं देती। तो आपको कैसे दिखाई दी बाहर रहते हुए भी कि पापा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मतलब पहले तो ऐसे ही आ गए थे, फिर बाद में डायरेक्ट सेलिंग में रम गए, क्या सच्चाई क्या थी? मैं बिल्कुल सच कहूंगा, और इसके लिए मतलब मैं ऐसे ही मान लूं कि मेरी कोर्ट में पेशी हुई है, तो जो कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। झूठ मैं कभी नहीं बोलता। और ये बात बिल्कुल सही गई, पिता के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पहली बार एक कोई ऐसे लाइव इंटरव्यू में ही सुन रहा हूँ, पापा ने जैसे पूरा नरेट किया। मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर हाँ ये बात है कि जो मुख्य पॉइंट है वो आपको जरूर बताऊंगा कि उस समय मैं 9 साल का था जब पापा इस इंडस्ट्री में आए। और मेरा हमेशा से एक दिमाग में भूत रहा है, आई डोंट नो, मैं पैदाइशी शायद बिजनेस करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है। नौकरी मुझे शायद कभी इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मेरे दादाजी जो अब नहीं रहे, वो उन्होंने अपनी किताब में, उन्होंने 50 से ज्यादा किताबें लिखी, बड़े महान लेखक हुए, लाखों में उनकी किताबें बिकी। उन्होंने अपनी किताब में बात लिखी हुई है कि महान लोग कभी किसी के नीचे काम नहीं करते। और उसका मतलब अपलाइन डाउनलाइन से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन इंडिपेंडेंट होती है। उसका मतलब यही है कि आप किसी और दिशा निर्देशन में काम नहीं कर सकते। अपलाइन डाउनलाइन महान लोग नहीं कर सकते। तो हमेशा से वो चीज सुनी, समझी, घर में वो माहौल देखा। तो पापा ने जो भी बिजनेस किया, मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। अब वो चाहे केबल का बिजनेस हो, चाहे वो एबीसीएल के साथ पार्टनरशिप हो, चाहे फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हो, तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था। मेरी ड्रीम एक्सरसाइज 9 साल का था तभी हो चुकी थी, तो बड़ा बचपन से ही सोचा। पर होते होते, जैसा पापा ने बताया कि उस प्लेटफॉर्म में वो सब चीजें दिख नहीं रही थी, वो सब चीजें हो नहीं रही थी, तो मैं नेगेटिव हो गया था। इसीलिए मैंने प्रोमो वीडियो में भी बात बोली कि मैं कभी आना नहीं चाहता था। तो जब मैं 18 साल का हुआ, तो सुरेंद्र सर, मैंने 3 साल तक इस इंडस्ट्री को देखा भी नहीं, ज्वाइन भी नहीं किया। और गजब बात ये रही कि पापा ने मुझे कहा भी नहीं ज्वाइन करने के लिए। मैं कई बार ये सोचता था कि यार ये मुझे कह क्यों नहीं रहे कि तू एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उस फॉर्म पे साइन भी नहीं किया, उस कंपनी के फॉर्म पे, ना कभी उनका डाउनलाइन बनाया, ना ज्वाइन किया, ना साथ में उनके जाता था। बट आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया मैं कोई उनके साथ बिजनेस कर रहा था या मेरा कमीशन अलग से आ रहा था, ऐसा कभी हुआ नहीं। और उसके बाद जब 2011 में उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सब किया तुम्हारे लिए। तो हुआ क्या कि आई वेंट बैक इन टाइम। मैं गया बचपन में, मैं गया जवानी के उस दौर में, जब 18 साल का हुआ, कॉलेज में आया। मैंने सोचा कि यार हमने हमेशा बड़ा सोचा, मैंने बड़ा सोचा। और सपने तो हैं, क्योंकि ड्रीम एक्सरसाइज 9 साल का था तभी हो चुकी थी। तो जब सपने बड़े हैं, कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग एक बार कंसिडर करके तो देखें, और बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने सारी चीजों को कंपेयर किया कि मैं क्यों ना एंटरप्रेन्योर बनूं और मैं इसी चीज को पीछे छोड़ दूं। क्योंकि देखिए, 2-3 लाख रुपए बनाना किसी एक अच्छे ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठकर ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम दौड़ धूप करें, धक्के खाएं, स्ट्रगल करें और उसके बाद वो कुछ ना आए। और वो सब चीजें मैं देख रहा था। बट जब प्लेटफॉर्म चेंज किया तो मैंने देखा कि यार 21 साल के लड़के 50 लाख रुपए महीना बना रहे, फरारी चला रहे। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि मेरी बचपन से सोच रही है, और मैं बोलता भी हूं हर बार कि अगर इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया और वो फरारी ले सकता है, तो सर्वज्ञ भारल क्यों नहीं ले सकता? सर्वज्ञ भारल भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ है। तो हमारे भी अपने सपने, हमारे भी अपनी एक सोच है कि हम भी कुछ बड़ा काम करें। तो जब मैंने सारे ऑप्शंस वे किए, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मुझे कहीं गुना ज्यादा उससे आगे लगा। और इसीलिए पूरे मन से चूज करके फिर मैं एक साथ पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इंडस्ट्री में कूद पड़ा। तो इसीलिए मैंने चूज किया, धक्का मार के या पधवाया गया ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बात सही है कि पापा का काम, पिता का काम दिशा देने का होता है, पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। वो घसीट नहीं सकते। ये कितने सालों तक मुझे घसीट लेते, 6 महीने, साल भर घसीटने से काम चलता नहीं। पर आज और लगभग मुझे 10 साल हो गए एक्टिवली इस इंडस्ट्री में। देख तो मैं रहा हूं जब 9 साल का था, पर एक्टिवली आज 10 साल लगभग हो गए हैं। तो घसीटते हुए काम चल नहीं सकता। अब हम साथ दौड़ लगा रहे हैं और बहुत तेजी से भाग रहे हैं। That's good. Wonderful. सर्वज्ञ, जैसा आप जानते हैं, हमारे चैनल पे जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो यूथ है, और आपकी जो इमेज है और जो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एक 21 साल के लड़के या 18 साल के लड़के से कम नहीं। और इसी के चलते हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूथ से। तो एक आज के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का एक सवाल है
कि वो साथ में डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहा है और वो डायरेक्ट सेलिंग को समझता भी है, डायरेक्ट सेलिंग के विजन को भी समझता है, बट कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके टारगेट उसकी स्टडी की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उसकी कॉलेज उसके टारगेट्स के बीच में आ रही है। तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या वो कॉलेज ड्रॉप कर दे या फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करे और फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग शुरू करे? राइट विशाल, ये बात सही है कि मैं मतलब थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। आपने कहा कि आपकी एनर्जी अभी भी 21 साल जितनी है, तो ये बात सही है। पर मैं जो सज्जन है उनको ये जवाब, इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, इस बात की गांठ बांध लें। पढ़ाई पूरी करें, पढ़ाई छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी पूरी पढ़ाई की है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल से एजुकेशन ली जयपुर में। उसके बाद मैंने शास्त्री किया, मैं एक शास्त्री विद्वान भी हूँ, प्रवचन भी करता हूँ। 5 साल मैंने संस्कृत पढ़ी और उसके बाद नेटो मार्केटिंग कर रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में जब था तब से मैंने नेटो मार्केटिंग शुरू कर दी थी। मैंने भी पढ़ाई के साथ ही की है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के ही आता है कि आप पढ़ाई से फ्री होते होते आपके पास ये बहुत बड़ा एक खुश होने का और अपने फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक होने का बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है कि आपकी पढ़ाई खत्म होते होते आप फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आप सेटल हो जाएंगे। जब लोग पढ़ाई खत्म करते ही कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे, वर्क एक्स देखेंगे, धंधा शुरू करने का सोचेंगे, एंटरप्रेन्योर बनने का सोचेंगे, आप फ्री भी हो चुके होंगे, आप एक उतनी कमाई ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। पर पढ़ाई छोड़ के हम वो करें, ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। मैंने पढ़ाई के साथ साथ किया, यहाँ तक कि जब मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में गया तब भी मेरा ध्यान बिजनेस पे था। एजुकेशन छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एजुकेशन के साथ करें। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर कौन नहीं करता। पढ़ाई के साथ साथ लोग सीए की तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ लोग यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ लोग, कई ऐसे लोग जिनको जो वेल टू डू नहीं होते उनको जॉब भी करनी पड़ती है। तो इसलिए सारा आरोप पढ़ाई पर जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, थोड़ा कम सोइए, कम खाइए, पर बिजनेस करते रहिए। मैं बिजनेस को छोड़ने के लिए भी नहीं कहूंगा, पर पढ़ाई भी साथ में करनी है। तो बैलेंस बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये टीम स्पोर्ट है, इट्स अ टीम बिजनेस। आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो थोड़ा अपलाइन के साथ काउंसिल करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। और हम यहाँ पे पीपल बिल्डिंग के बिजनेस में हैं, तो आपकी डाउनलाइन भी जैसे बिल्ड होती जाएगी, आपका काम उतना कम होता जाएगा। अब कोई पूरी जिंदगी भर थोड़ी हम प्लान दिखाने का काम करेंगे। आपके बिजनेस में जब डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपकी डाउनलाइन भी आपकी तरह बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे फॉलोअर बनाने के लिए, हम यहाँ पे लीडर हैं और लीडर बनाने का काम करते हैं। तो लीडर जब बन जाएंगे आपके डाउनलाइन में, तो आपका काम भी आसान होता जाएगा। तो थोड़े से समय की बात है, आप चलते जाएंगे, 1 साल 2 साल में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्लीप के ऊपर हो और वो टाइम बिजनेस में दिया जाए और बाकी टाइम में स्टडी पे फोकस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न बारिल सर मैं आपसे लेना चाहता हूं। पिछले साल भी हम लोगों ने कोविड को फेस किया और ऐसा लगा था कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन दूसरी वेव ने सारी प्लानिंग फेल हो गई सब लोगों की। तो एक प्रश्न है और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि कोविड के टाइम में जब बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में बिजनेस को कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको समय के हिसाब से चेंज तो करना पड़ेगा। हम पहले जब हमने 99 से हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, हमारे पास में मोबाइल नहीं था। हमने तब भी बिजनेस को किया। फिर हमारे पास पेजर आए, हमने तब बिजनेस किया। फिर हमारे पास वो मोटे मोटे भाटे जैसे फ़ोन आए, हमने तब भी वो बिजनेस किया। हम उसमें SMS करते थे और SMS पे हम ग्रुप में लोगों को मैसेज भेजते थे। और फिर जब अब स्मार्टफोन आ गया तब भी हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को निश्चित तौर पर। मैं सच बताता हूं, मैं अगर हमारे बिजनेस की बात करूं तो लॉकडाउन में हमारा बिजनेस बढ़ा है। ओके, पिछले साल भी और इस साल भी, क्योंकि हमने पिछले साल से इस चीज को भांप लिया और हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बातें अब कहने से फायदा नहीं है कि मुझे जूम नहीं आता, कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहता हूं, कि मुझे ये नहीं आता, कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, कि मेरे पास वाईफाई नहीं है, कि मुझे आता नहीं है। भूल जाओ, ये सब बातें नहीं चलेंगी। अब आपको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता था जब मोबाइल लॉन्च हुए। तब जब स्टीव जॉब ने मोबाइल शुरू किया तो उसने यहाँ पे ये नहीं सोचा होगा कि पी दबाओ तो पी दबता है, टच स्क्रीन है ना। तो भी तो उसने लॉन्च कर दिया ना, हम सीखे ही है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। और सवाल अब कोविड का नहीं है, अब पूरी दुनिया ने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया है। पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी पे आ गई है। अब सब कुछ खुल जाएगा तो भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा।
लोग भी तो घर में बैठे हैं कोविड में, आप भी थोड़ी घर पे बैठे हो। आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको आप ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शुरू कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, उसके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसको तो वो तो ढूंढ रहा है बेचारा कोई काम। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, अब आपकी आज मुझे एक मीटिंग करनी होती है, मैं 1000 लोगों की मीटिंग, 5000 लोगों की मीटिंग एक दिन के नोटिस पर कर सकता हूं। फायदे हैं ना, लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन के अलग अपने प्लस और माइनस हैं, ऑनलाइन के अपने अलग प्लस और माइनस हैं। अब एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते आफ्टर कोविड। अब तो दुनिया में एक चीज बात होगी कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, जैसे ईसा पूर्व ईसा पश्चात होता है ना, अब ये परिभाषाएं चलेंगी, ये भाषा चलेगी। अब तो अब तरीका बदलना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, और अब आप चेंज होने को तैयार हो जाओ। तो वो मैक्सिमम चीज आपको ऑनलाइन आनी पड़ेंगी, आपको डिजिटली शुरू करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब को यूज करना पड़ेगा, आपको फेसबुक को यूज करना पड़ेगा, वहां से आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, प्लान दिखाने होंगे, लोगों को उसको लाना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप डिजिटली इक्विप्ड हो जाएं, अपने माइंड को ऑर्डर दे दो, कुछ नहीं है इसमें, 2-4 बार खेलना शुरू करो, आप इक्विप्ड हो जाते हो। तो डिजिटली मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ हमारे साथियों ने, मैं ऐसा देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं कि ऐसी हट या जिद पकड़ ली है कि काम फिजिकली हो सकता है, डिजिटली हो नहीं सकता। तो ऐसे लोग क्या है, फिर इंतजार करते हैं कि लॉकडाउन कब खुले। पर मैं हमारी सोच या सबकी सोच अगर शेयर करूं आपके साथ, तो हम अब लॉकडाउन प्रूफ हो चुके हैं। मतलब लॉकडाउन लगे चाहे खुले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मैं ये भी कहने लग गया हूं कि अब हम 1 साल एक्सपीरियंस्ड हैं कोविड के। पिछले साल नया था हमारे लिए कोविड, अब तो हमें 1 साल हमें अनुभव हो गया कि बिजनेस कैसे करना है। तो मुझे एक अपील है मेरी कि हम इस बात से प्रभावित ना हो, इससे इंडस्ट्री का ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि फिजिकली ही हो सकता है काम, और ये जूम वगैरह और इस पे मीटिंग करना बेकार है। सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं, और हम सोच को ये बदलें कि लोग कह रहे हैं द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन खुलेगा, 1 महीने बाद लोग मीटिंग करेंगे 10-20-50 लोगों की, और फिर फेसबुक पे फोटो डालेंगे द शो मस्ट गो ऑन। और मैं ये कहता हूं कि द शो नेवर स्टॉप्ड। शो रुका ही कब था? हम तो जब फिजिकल चालू था फिजिकल कर रहे थे, जूम चालू तो जूम पे चालू है, हमारा शो तो चालू रहेगा। इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का शो तो हमारा हमेशा चालू रहेगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। कोविड अपनी गति से आया, अपनी गति से जाएगा, कब जाएगा पता नहीं। पर डिजिटली बहुत अच्छी तरह वाइड एरिया आप कवर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फिजिकली पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए उसकी पावर को हमें टैप करना चाहिए। सर्वज्ञ, इसमें मैं आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्लीज। अगर एक व्यक्ति है जिसने ठान लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ ऑफलाइन ही हो सकता है, ऑनलाइन ना मैं कर सकता हूँ और ना ये हो सकता है, अगर किसी ने ठान लिया है, तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे, और उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस थॉट प्रोसेस से निकल के ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इस थॉट प्रोसेस में आने के लिए? देखिए, एक लाइन में अगर उत्तर दूं तो ये कहूंगा कि आप नोकिया, कोडैक और ब्लैकबेरी से सीखें, क्योंकि जब टच स्क्रीन फोन आए तो ब्लैकबेरी को बताया गया कि देखो टच स्क्रीन का जमाना आ रहा है, अब ये जो आपके कीपैड वाले फोन हैं ये चलेंगे नहीं। और आप ये केस स्टडी देखना, ये ब्लैकबेरी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स और टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा कि आप को पता नहीं है, कीपैड कभी नहीं जाएगा। और ब्लैकबेरी एक जमाना था, विशाल आपको पता होगा, जब बीबीएम चलता था। सुरेंद्र सर आपको भी पता होगा, आपने भी ओन किया होगा ब्लैकबेरी उस टाइम पे, और बीबीएम बच्चा खेल रहा है। और चाहे वो कोट सूट पैंट टाई सूटेड बूटेड लोग हों, चाहे वो यूथ हो, सारे ब्लैकबेरी पे थे। और ऐसा साफ हुआ कि हमें पता भी नहीं चला, और व्हाट्सएप ने टेक ओवर कर लिया, और टच स्क्रीन सारे फोन आ गए। तो सिरे से नकारने वाले लोग फिर वो ब्लैकबेरी बन जाएंगे। और आज राज अगर किसी का है तो वो सैमसंग और एप्पल का है। और अगर यही बात सैमसंग और एप्पल पे भी लागू होती है कि अगर कल को कोई और टेक्नोलॉजी, ग्लास टेक्नोलॉजी आ जाती है कि अब तो ग्लास पे चलेंगे फोन, और ग्लास मतलब यू विल हैव अ ग्लास इन योर पॉकेट रादर देन अ फोन जो इतना मोटा है, तो शायद मुझे लगता है कि ये भी आउटडेटेड हो जाएंगे। तो अगर ये जिद पकड़ ली हमने, तो फिर मतलब वो देखिए, तूफान जब आता है ना, ये तूफान ही है कोविड का। तो तूफान के दौरान जो स्टिफ खड़ा रहता है पेड़, भले ही वो 50 साल से खड़ा हो, पर उखड़ जाता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है वो बच जाता है। तो इसलिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में, और अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे तो शायद हम लंबे समय तक चल पाएंगे। जिनको शुरू करना है बहुत आसान है। जूम एक मतलब ब्लेसिंग बन के आया है, एक ऐप। जूम जो ऐप है ये वास्तव में ब्लेसिंग है, बहुत पहले शुरू हो गया था और अभी एकदम पीक कर गया।
हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी में। जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, जूम पर भी कुछ इस तरीके के प्लान्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप जो प्रेजेंटेशंस हम फिजिकली देते थे, वो सारे प्रेजेंटेशंस हम जूम पे आप दे सकते हैं। हम लोगों को दूर डिस्टेंस पे जो लोग हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, मैं अगर मीटिंग कर रहा हूँ, वीकली मीटिंग कर रहा हूँ सुरेंद्र सर, तो मैं मेरे शहर में ही कर पा रहा हूँ, या कोई दूसरे शहर में, अगर कोई बंबई में रहता है तो बॉम्बे में कर पा रहा है। पर अब वो बॉम्बे वाला भी मेरे जूम में जुड़ सकता है, वो कर्नाटक वाला भी जुड़ सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाला भी जुड़ सकता है, वो कश्मीर वाला भी जुड़ सकता है, और हम एक साथ मिलकर एक एनर्जी बन के काम कर सकते हैं। और अटेंशन स्पैन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि लोग अटेंटिव नहीं रहते हैं, अटेंशन स्पैन नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप थोड़ा से प्यार से रिक्वेस्ट करके लोगों को ये बात कहेंगे कि इट्स अ वेरी सीरियस प्रेजेंटेशन, आप वीडियो भी अपनी चालू रखें, अगर आप वीडियो चालू रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और इतना सा बोलने से काफी सारे नहीं करेंगे तो 60-70% लोग तो ऐसा करते ही हैं। तो इसीलिए ये सब मैनेज हो सकता है। और अटेंशन स्पैन तो देखिए, फिजिकल मीटिंग में भी कोई आदमी बैठा हो और उसका ध्यान कहीं और हो, तो उसका भी हम कुछ कर नहीं सकते। तो शुरुआत करने में कुछ भी नहीं है, अब तो ज्यादा आसान है। वरना फिजिकल एक वेन्यू खरीदो विशाल, खरीदो क्या मतलब, किराए पे लो, 5,000 रुपए उसका मिनिमम किराया हो, फिर लोग नहीं आते, फिर जेब से पैसे लग जाते हैं। सबसे सस्ता जूम का प्लान है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए शुरुआत करना बहुत आसान है डिजिटली। इन्वेस्टमेंट कम है, अप्रोच ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का ये। हमने पिछले दिनों संतोष नायर जी को बुलाया था, काफी बड़े ट्रेनर हैं इंडिया के। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि दुनिया में ना 3 तरह के माइंडसेट पैदा होते हैं, स्पेशली जब भी कोई चेंज आता है, बड़ा बदलाव आता है। तो एक माइंडसेट होता है फेलियर माइंडसेट। तो फेलियर माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, वो पहले ही हार मान लेते कि यार अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा माइंडसेट रहता है, उसको उन्होंने बोला कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। जिन लोगों ने कन्वेंशनल तरीके से सक्सेस प्राप्त की है, तो वो भी जल्दी से बदलते नहीं है। जिन्होंने मीटिंगों देखी है 1000 लोगों की, लोगों को भर के लेके आते थे, मोटिवेट हो जाते थे और काम, तो वो उसी चीज की इंतजार करते रहते, नहीं यार वही चीजें ठीक थी। क्योंकि कन्वेंशनल सक्सेस में एक व्यक्ति को सक्सेस मिल गई है, तो वही उस सक्सेस के गाने गाता रहता है कि मैं तो इतना बड़ा लीडर था, लाइनें लगती थी, मेरे को सुनने के लिए लोग आते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। और जो तीसरा माइंडसेट है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, आप बदलाव के साथ में तुरंत बदलने के लिए तैयार हैं। तो वो लोग ही हमेशा सर्वाइव करते आए हैं, जितने भी एग्जांपल आपने दिए सर्वज्ञ। और हमारे बिजनेस में भी वही चीज रहेगी। और जो बारिल सर ने बोला था, तो उस बात से भी मैं बहुत सरोकार करता हूं कि दोनों चीजों का अपना एक रोल है। और आज के टाइम पे हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, हाइब्रिड हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हाइब्रिड आपको लाना ही पड़ेगा। फिजिकल और वर्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। मैं लास्ट प्रश्न ले रहा हूं बैरल सर, क्योंकि समय की हमारी एक लिमिटेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सर टीम तो बना लेते हैं, कहीं ना कहीं ये मालूम चल गया है लोगों को कि भाई लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, तो टीम तो बन जाती हैं। लेकिन टीम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं सर, सुनता हूं, लोग मतलब 10 साल से 12 साल से हैं, लेकिन फिर भी अपलाइन की उंगली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपलाइनों से शिकायत करते रहते हैं कि नहीं यार मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। 10-10, 12-12 साल लोगों से काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट कैसे बनाए सर लोगों को? तो ये जो प्रश्न है, हम इंडिपेंडेंट कैसे बने, इसका मुझे उत्तर देना है, या हम कैसे बनाएं इसका उत्तर देना है? किसकी तरफ से बोलना है, डाउनलाइन की तरफ से, अपलाइन की तरफ से? नहीं, मैं है ना सर, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं। मैं कैसे बनूं इंडिपेंडेंट? हाँ, ये देखो भाई, पहले बात समझ लो कि ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। जब तक आप ये समझो कि अपलाइन का बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस ना तो ग्रो करेगा, ना आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। अपलाइन का जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो राइट नहीं है, वो प्रिविलेज है। इट इज अ प्रिविलेज। जो कुछ भी मिल रहा है वो अधिकार नहीं है आपका। वो जो मिल गया वो समझ लेना कि बस ब्लेसिंग्स हैं। और इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि अपलाइन ने आपको स्पॉन्सर कर दिया। इससे बड़ा और क्या काम होगा? उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया। और ये बिजनेस आपको अपना समझना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो ये बिजनेस आपका बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन आप उंगली पकड़े रहोगे तो कैसे चलेगा? तो उंगली पकड़े रहोगे अपलाइन की, तो उससे बड़ा तो बिजनेस कर ही नहीं सकते अपलाइन से बड़ा। पर हम ये कह रहे हैं कि अपलाइन की ब्लेसिंग रहेगी, भले ही आप अपलाइन से बड़ा बिजनेस कर लो तो भी,
क्योंकि बेटा अगर बाप से बड़ा बन जाएगा तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है इसमें, पर बेटा बाप से तब बड़ा बन सकता है जब वो बाप की उंगली छोड़े। और बाप का इतना बड़ा काम हो गया कि बाप ने आपको इस धरती पे ला दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको सपोर्ट कर दिया, तो जो मुझे पिता से मिल रहा है वो प्रिविलेज है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसलिए आपको जिम्मेदारी समझनी होगी कि मेरा अपना बिजनेस है। हाँ, गलती करो ना तो पिता खड़ा है ना सामने, अपलाइन खड़ा है ना, उसे ठीक कर देगा। और हो जाएगी गलती तो कौन ठीक करेगा, गुरु तो ठीक करेगा। तो करो ना गलतियां, और गलती करके तो ठीक सीखेंगे हम। 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, गजब कर दिया। और मैं अपलाइन की तरफ से बात कहना चाहता हूं कि ओवर प्रोटेक्ट मत करो अपनी टीम को। अगर ओवर प्रोटेक्ट करोगे तो बेचारे वो खड़े होना नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं अपने बच्चे को चलना सिखाता हूं, कैसे सिखाता हूं, उसे कहता हूं बेटा चलो, फिर वो गिरने को होता है तो मैं पकड़ लेता हूं, उसे घुटने छिल जाते हैं तो मैं साफ करता हूं, तब तो चलना सीखता है। अब मैं जिंदगी में उसको गोदी में रखे रहूं और वो 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, तो मुझे उसे गोदी में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नीचे खड़ा कर दूंगा तो गिर जाएगा। तो डाउनलाइन को ओवर प्रोटेक्ट मत करो, उसको प्रोवाइड करो और देखो वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये अपलाइन की तरफ से भी उसकी जिम्मेदारी है। और मैं डाउनलाइन की तरफ से बात कहना चाहता हूं कि मेरा बिजनेस है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि ये चीज फिर डुप्लीकेट होगी। अगर मैंने अपनी अपलाइन की उंगली नहीं छोड़ी तो मेरी डाउनलाइन मेरी उंगली नहीं छोड़ेगा, उसका डाउनलाइन उसकी उंगली नहीं छोड़ेगा, तो सारे विकलांग हो जाएंगे ना। मुझे विकलांग थोड़ी बनाना है, मुझे तो हर एक आदमी को रिष्ट पुष्ट अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ बनाना है। तो शुरुआत तो मुझसे होगी, और जब मैं काम करूंगा तो मेरी पूरी टीम करेगी। दैट्स ग्रेट सर। पिछले दिनों हमने सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह को बुलाया था, तो सिद्धार्थ जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि अपलाइन तो है ना, बैसाखी है आपकी, और बैसाखी चाहे लकड़ी की है, चाहे स्टील की है, चाहे चांदी की है, चाहे सोने की है। तो बैसाखी है, जब तक बैसाखी छोड़ोगे नहीं तो चल नहीं पाओगे। कई बार अपलाइन अच्छी होती है ना, तो हम छोड़ नहीं पाते हैं कि यार बहुत अच्छी अपलाइन है, चलो उनको नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बहुत अच्छा रिप्लाई आपने दिया सर, और मुझे लग रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलेगा। समय आगे आ जाता है। अपलाइन की तरफ से एक बात और कहता हूं कि आप कभी भी अपने ग्रुप से हटेंगे नहीं, पर आपके रोल चेंज होते रहेंगे। और डाउनलाइन को ये बात समझनी चाहिए कि अपलाइन का रोल चेंज हो रहा है, अपलाइन हटेगा नहीं। डाउनलाइन क्या समझता है, सबसे बड़ी अपलाइन वही हो जो जिंदगी भर मेरे लिए प्लान दिखाता रहे। अरे भैया, वो प्लान दिखाता रहेगा जिंदगी भर तो तू नहीं दिखा पाएगा, तेरी टीम नहीं दिखा पाएगी। रोल चेंज होना चाहिए अपलाइन का भी, तो आपका भी रोल धीरे धीरे चेंज होगा। टीम से ग्रुप से हटेंगे कभी नहीं, पर रोल बदलते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों को समझने की। वेरी ट्रू सर, बहुत गहरी बात है। और आप जैसे महान लीडर्स की विशेषता यही है सर, वो उस गहराई को जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरे वे में नहीं ले और फिर ये कहे कि हमने तो बारिल सर का इंटरव्यू सुना था तो बिल्कुल सब कुछ कट ऑफ कर दिया है। तो वो वार्निंग आपने और वो बिल्कुल बारीक पॉइंट आपने बताया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास में बहुत ज्ञान है सर। और किसी डायरेक्ट सेलर ने लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग के ज्ञाता आ रहे हैं, उसमें कोई कतई दो राय नहीं है, लेकिन समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे सर। ये हमने एक प्रयास किया था, 4 इंटरव्यू 4 एपिसोड हम लोग लेके आए हैं सर, जिसमें 2 जनरेशन को हम लेके आए, और उसके लिए आज ये फाइनल एपिसोड था। और ये बिल्कुल एक वो ग्रांड फिनाले जैसा एपिसोड हो गया है हमारा। सर्वज्ञ का इनपुट हमें मिल गया है, इंस्पायरेशन मिल गया है, विशाल ने इसको स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, और इसी प्रकार आपका सानिध्य मिलता रहे और सर्वज्ञ आपकी एनर्जी मिलती रहे इंडस्ट्री को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू। सो हमारा एपिसोड नंबर 124, और इसमें आज हमारे मेहमान थे एसपी बारिल सर, सर्वज्ञ बारिल जी। एग्जाम्पल है इस चीज का कि अगर बड़ा विजन है तो आपकी अगली जनरेशन आएगी और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेगी, और आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, और आज के एपिसोड से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो वो अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। हमारा एक प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको एक एपिसोड का, आपको एक टॉपिक का आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो वो आप जरूर खेलिएगा। और अगला जो एपिसोड होने वाला है हमारा 125वां एपिसोड होने वाला है। हम लोग
उसको बेहतरीन और याददाश्त इंटरव्यू लेके आने वाले हैं। कौन आएंगे उसके लिए आपको बस इतना करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि कमिंग सून का वीडियो जो बहुत जल्दी अगले 1-2 दिन में आपके पास में आने वाला है वो आपको मिल जाए और आप उसकी अच्छी सी तैयारी कर पाए, अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए। तो इसी प्रकार अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सुरेंद्र बस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये चैनल सबसे जबरदस्त है। यहाँ इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बात नहीं होती, इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ टेक्निक की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। सुनो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्या? ओ माय गॉड, कब करोगे? अगर नहीं किया तुरंत कर लो। पास में वो लाल बटन होगा घंटी वाला, उसे भी दबा दो, जिसे हम कहते हैं बेल आइकन। और आपके दोस्तों ने अगर नहीं किया हो उसे भी करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।